हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जीडीएस सर। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के कारण पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है और इस दौरान बच्चों का एकेडमिक्स में कोई नुकसान ना हो, रिलायबल इंस्टीट्यूट की तरफ से हमने सारे कोर्सेज को ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। तो ट्वेल्थ के बैचेस जो नए स्टार्ट हो रहे हैं उनको हम ऑनलाइन चलाएंगे जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म ना हो जाए। और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए सीधा हम टॉपिक पे आते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो इन जनरल बच्चों, अगर हम सिर्फ ऑप्टिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स तो बेसिकली ये वो ब्रांच है फिजिक्स का, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट की स्टडी के साथ डील करता है, ये वो ब्रांच है फिजिक्स का। तो इस ऑप्टिक्स को बेसिकली दो पार्ट में पढ़ते हैं हम ट्वेल्थ में। पूरे ऑप्टिक्स को वी स्टडी इन टू पार्ट्स। एक है बच्चों वेव ऑप्टिक्स, जो कि हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ते हैं, अपने सेशन के एंड के दौरान पढ़ते हैं। और एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करने के लिए कुछ फैक्ट्स लाइट के अपन पहले समझेंगे, या उसको फैक्ट वो बेसिकली याद ही रखने हैं अपने को। तो छोटे मोटे फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, आप चाहो तो उसको साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो अपने नोटबुक पर। तो सम फैक्ट्स अबाउट लाइट, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, सम फैक्ट्स अबाउट लाइट। तो बच्चों लाइट के बारे में आप क्या जानते हो पहले से, छोटी मोटी बातें। कि सबसे पहले जैसे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम सब जानते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। और क्या जानते हैं हम इसके बारे में, छोटी मोटी बातें, कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज अ लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसकी जो स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में, वो अपने को पता होनी चाहिए। स्पीड इन वैक्यूम वो होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब बातें पहले से भी आपको थोड़ी बहुत पता होंगी, तो ये छोटी मोटी बातें ऐसे ही। और इसमें जो लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इस फॉर्मूले से बाउंडेड रहते हैं। एफ इंटू लैम्डा इज स्पीड, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में। तो बच्चों इसका जो मोटा मोटा पॉइंट है, ये अपने को ऐसे छोटी मोटी जनरल नॉलेज वाली चीजें, ये अपने को ऐसे पता होना चाहिए कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ होती है। तो अब जैसे इसमें अगर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या है कि ये जो लाइट प्रोपगेट करती है, वो लाइट का प्रोपगेशन रेक्टिलीनियर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की जो हम यूज करेंगे यहाँ पे। और भी कुछ फैक्ट्स हैं, इसी के बाद कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, कि लाइट फॉलोज स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ ड्यूरिंग इट्स प्रोपगेशन, ड्यूरिंग इट्स प्रोपगेशन। जब लाइट मूव करता है तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है, वो रेक्टिलीनियर मोशन करता है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। unless there is change in medium, unless there is change in medium। अगर मीडियम में कोई चेंज नहीं हो रहा हो, एक सेम मीडियम में लाइट मूव कर रहा हो, तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ही मूव कर रहा होगा। अगर मीडियम चेंज हो रहा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हो, तो हो सकता है लाइट का पाथ चेंज हो, वो डेविएट हो जाए अपने पाथ से। उसके बारे में और पढ़ेंगे अपन। पर इन जनरल ऐसा कहा जाता है कि लाइट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। और इस पाथ में जब लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता हो, तो उसको हम रे के थ्रू शो करते हैं। डायरेक्शन को मैं ऐसे एरो और रे बना के शो करते हैं, रे ऑफ लाइट। ये डायरेक्शन शो करने के लिए, टू शो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, टू शो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो रे ऑफ लाइट से हम प्रोपगेशन डायरेक्शन शो करते हैं।
तो बच्चों ये ऐसे जनरल बातें हैं जो लाइट के बारे में, वो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो बड़े आराम से। अब मैं एक डायग्राम के थ्रू छोटी मोटी और इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से सुने इसको। अगर आपको ऐसा लगे कि नोट करने का टाइम आपको ना मिला हो तो आप स्क्रीन को पॉज कर लें और फिर नोट कर लें बड़े आराम से। तो एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से यहाँ पे आप लोग। जैसे मान लेते हैं बच्चों ये कोई इंटरफेस है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेस? इंटरफेस मतलब ये जो लाइन है, ये इसके इस तरफ मीडियम कुछ और है और इसके इस तरफ मीडियम कुछ और है, ये दो मीडियम को बांट रहा है। तो बच्चों एक छोटे से डायग्राम के थ्रू मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुने इसको। लेट अस से ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब इस तरफ और इस तरफ मीडियम अलग अलग है, ये जंक्शन पॉइंट है। लेट अस से इधर एयर है, इधर वाटर है, तो ये वाटर सरफेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इंटरफेस है, दो मीडियम का जंक्शन लेयर जो है। लेट अस से यहाँ पे म्यू1 है मीडियम, म्यू1 ही लिखता हूँ मैं, तो ऐसे ही बस मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2 एंड लेट अस से कोई लाइट रे है, लाइट की बीम जो इस मीडियम पे आ रही है। तो ऐसा पाया जाता है कि जब भी लाइट किसी इंटरफेस को एनकाउंटर करती है, वेन एवर लाइट एनकाउंटर्स इंटरफेस मतलब मीडियम में चेंज एनकाउंटर कर रही हो लाइट, तो उसका कुछ हिस्सा उसके ही मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है। कुछ लाइट का हिस्सा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो कुछ एनर्जी उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है और कुछ दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट कर जाती है। लाइट का कुछ हिस्सा इस मीडियम में प्रोपेगेट कर गया और कुछ उसी मीडियम में चला गया। तो लेट अस से कि अगर ये मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट v है, इसकी फ्रीक्वेंसी f है, वेवलेंथ लैम्डा है और इंटेंसिटी I है। तो कोई भी मीडियम हो, मीडियम चेंज लाइट का ही कोई हिस्सा इस मीडियम में चला गया हो, कुछ हिस्सा इस मीडियम में आ गया हो, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय सोर्स। आप वेव वगैरह पढ़ के आए हो 11th क्लास में, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, वहां भी आपने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती मीडियम चेंज होने से। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चल जाए तो भी इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, मीडियम डिपेंडेंट होती है स्पीड, स्पीड इज मीडियम डिपेंडेंट। तो यहाँ पे स्पीड v है तो इस वाले मीडियम में स्पीड v डैश हो जाएगी। लेट अस से यहाँ पे स्पीड v डैश है, ये वाला वही मीडियम है तो यहाँ पे मीडियम सेम है तो स्पीड भी सेम रहेगी। अब स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंसी इसके बराबर ही है तो वेवलेंथ भी यहाँ पे लैम्डा रहेगा, लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लैम्डा डैश के बराबर हो जाएगा। लेट अस से लैम्डा डैश के बराबर हो गया। और लैम्डा डैश के बराबर होने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे भी वही है फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पर जो स्पीड है उससे कुछ अलग स्पीड है, तो एफ लैम्डा इज स्पीड, तो स्पीड चेंज हुई है पर फ्रीक्वेंसी सेम रही है, इसका मतलब है कि वेवलेंथ चेंज हो चुका होगा। इंटेंसिटी इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एनर्जी। अब एनर्जी जो आ रही थी वो दो भागों में बढ़ गई, तो इन टुकड़ों की एनर्जी तो कम है ना, जो इंसिडेंट एनर्जी थी, इंसिडेंट एनर्जी के मुकाबले इनकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी को मैं आई डैश बोलूं तो ये आई से तो कम ही होगा, जो इंटेंसिटी इसकी थी उससे तो कम ही होगा। और यहाँ पे इंटेंसिटी को मैं आई डबल डैश बोलूं, ये भी आई से तो कम ही होगा। तो ये छोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई है, ये डायग्राम चाहो तो आप नोट भी कर लो। ये जो फिनोमिना है बच्चों, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, व्हेन लाइट एनकाउंटर्स चेंज इन मीडियम, कोई इंटरफेस पे एनकाउंटर हुआ है, some part of energy bounces back in the same medium. This phenomena is what we call as reflection of light. And when light encounters a change in medium, some part of energy propagates into another medium. This phenomena is what we call as refraction. बच्चों हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। आप ये फॉर्मूला, ये डायग्राम एज इट इज अपने नोटबुक पे नोट कर लें। ये बस ये दिखा रहा है कि स्पीड वगैरह सेम मीडियम होने से स्पीड फ्रीक्वेंसी लैम्डा सेम रहा, और लाइट का अगर मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी सेम रहा और वेवलेंथ भी चेंज हो गया। इंटेंसिटी ऑफ कोर्स क्योंकि एनर्जी तो हिस्सों में बढ़ गई है तो इसके मुकाबले यहाँ और यहाँ की इंटेंसिटी लाइट की थोड़ी सी कम होगी। अब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो इसको हटाता हूं मैं यहाँ से।
अगर आपको नोट करने का टाइम ना मिले तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। तो बच्चों हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन, तो अगर मैं इसका वन लाइनर डेफिनेशन लिखूं, इसकी कोई डेफिनेशन पूछे तो उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन लाइट encounters change in medium, when light encounters change in medium, some part of energy bounces back in the same medium. This phenomena is known as रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो बच्चों ये जो लिखा है मैंने, आप चाहो तो उसको नोट कर लो कि जब भी लाइट एनकाउंटर करती है चेंज इन मीडियम, लेट अस से कोई इंटरफेस है, यहाँ पे मीडियम अलग है, यहाँ पे ये जंक्शन है दो मीडियम का, तो जब भी लाइट एनकाउंटर करेगी चेंज इन मीडियम, इसका कुछ हिस्सा इसी मीडियम में बाउंस बैक करेगा, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब इसमें कुछ टर्म्स है जो अपने को पता होनी चाहिए, जैसे ये जो लाइट है जो इंटरफेस की तरफ भेजी, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंसिडेंस रे। सब थोड़ा बहुत अपने 9th-10th क्लासेस में भी पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में तो उसी का। ये है रिफ्लेक्टेड रे, और बच्चों आपको पता होगा शायद ये आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल मतलब किस पे नॉर्मल है? ये इस जंक्शन पे नॉर्मल है। जंक्शन के साथ इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है। जंक्शन पे नॉर्मल है किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल है ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे मैंने इंसिडेंट किया है रे को, उस पॉइंट पर नॉर्मल। ये जो एंगल है बच्चों, ये कौन सा एंगल है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई क्या है बच्चों यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड आर क्या है बच्चों यहाँ पे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें दो लॉ है अपने पास, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस कहते हैं उसको भी लिखते हैं अपन। अभी बहुत आसान आसान बातें कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट ये चीजें 9th-10th वाली चीजें ही रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, जल्दी जल्दी समझेंगे इसको अपन। तो आप कॉपी पे नोट करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखे बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम वगैरह नोट करने के बाद आप लिखें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या लॉज है रिफ्लेक्शन के? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉज हैं इसमें। पहला लॉ तो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहले लिखते हैं इसको, फिर समझेंगे क्या है। लिखते हैं पहले इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल कहां पर? किस नॉर्मल की बात कर रहे हैं पर? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। all are in the same plane। सबके सब सेम प्लेन पर हैं। कि अगर आप एक कोई प्लेन पास कराओ, जैसे कि मैं कहने का मतलब क्या है कि लेट अस से बच्चों कि ये एक इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। आप इमेजिन करें 3D में कि एक इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके यूं गई, और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अगर मैं कोई एक प्लेन पास कराऊं इंसिडेंट रे से, ऐसे कोई एक प्लेन पास कराऊं इंसिडेंट रे से, तो वो उसी प्लेन पर, एक ही प्लेन, सिंगल प्लेन पर रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे तीनों होंगे।
जैसे अगर मैं इसको इधर से देखूं, इस तरफ से रे ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, अगर मैं इसको इस वाले व्यू से देखूं तो मुझे एक सिंगल रे दिखाई देगी। है क्यों? क्योंकि नॉर्मल उसके ठीक पीछे होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी उसके पीछे होगा, तो मुझे बस एक ये वाली रे दिखाई देगी, वो दोनों उसके पीछे छुप जाएंगे, वो सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। एक प्लेन पास करूंगा तो तीनों रे को कट कर जाएगी एक प्लेन, तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ है। एक और लॉ है, सेकंड लॉ लिखता हूं यहाँ पे। सेकंड लॉ है, बहुत आसान सा लॉ है सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉज हैं, बहुत आसान सी बातें, ऑलरेडी ये सब हम पढ़ भी चुके हैं 9th 10th वाली क्लासेस में, तो उसका एक क्विक रिवीजन सा था। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये जो मैंने फर्स्ट लॉ बताया है, इसमें फर्स्ट लॉ जो बताया, क्या बताया मैंने फर्स्ट लॉ, कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसी को मैथमेटिकली भी लिखा जाता है, वो इस तरह से लिखा जाता है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं अपन, कि आप इसको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करें। जैसे ये हो गया आई वेक्टर, लेटर से इसको हम आई वेक्टर मान लें, आई वेक्टर, आई वेक्टर, इसको आप वेक्टर की तरह ट्रीट करें, आर वेक्टर, और इसको एन वेक्टर ले लें। या इन डायरेक्शंस में आप यूनिट वेक्टर मान लें, आई कैप। व्हाट इज आई कैप? आई कैप है इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या है? इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। और एन कैप, एन कैप क्या है? नॉर्मल की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। और क्योंकि तीनों सेम प्लेन पर है, क्योंकि तीनों सेम प्लेन पर है, तो आप किसी भी दो का क्रॉस ले लें बच्चों, किसी भी दो का, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें। आपको पता है कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन पर वो दोनों वेक्टर होते हैं। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी फॉर एग्जांपल, तो इनका क्रॉस जब मैं लूंगा, ए और बी एक प्लेन पर है, तो मैं बी क्रॉस ए कर लेता हूं, बी क्रॉस ए, बी की तरफ फिंगर्स को रख करके, पाम को ए की तरफ, बी क्रॉस ए, तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। आप देख सकते हैं इस प्लेन के, जिस प्लेन पर बी और ए हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। वैसे यहां पर जैसे आप आई और एन का क्रॉस ले, आई और एन एक ही प्लेन पर है, तो आई और एन के क्रॉस से जो वेक्टर मिलेगा अपने को, वो इस प्लेन के, जिस प्लेन पर आई और एन है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो लेटर से मैंने आई और एन का क्रॉस लिया, आई और एन का क्रॉस लिया, आई वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर। तो मानते ये जो नया वेक्टर मिलेगा अपने को, ये इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन पे लाई करने वाले हर चीज के परपेंडिकुलर है, मतलब वो आर के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि आर भी इसी प्लेन पे लाई करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है आई एन और आर सब एक ही प्लेन पर है। तो मैंने आई क्रॉस एन किया तो एक वेक्टर मिला जो आई के भी परपेंडिकुलर है, एन के भी परपेंडिकुलर है, या ऐसा बोलो कि उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पर आई और एन है। तो वो इस वाले वेक्टर आर के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर भी इसी प्लेन पर है, तो इस प्लेन पे लाई करने वाले हर वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। कौन? आई क्रॉस एन, आई क्रॉस एन इज परपेंडिकुलर टू आर ऑल्सो। तो अगर मैं आर के साथ इसका डॉट लूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0, क्योंकि आई क्रॉस एन और आर आपस में परपेंडिकुलर है। आई क्रॉस एन तो सरफेस के ही परपेंडिकुलर आ गया, तो आर के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आर उसी प्लेन पे है जिस प्लेन पे आई और एन है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ को ऐसे भी लिखते हैं, आप चाहो तो आई क्रॉस एन नहीं लेकर के आई क्रॉस आर भी ले सकते हो, कि आई क्रॉस आर लिया और एन के साथ उसका डॉट 0 कर लिया, क्योंकि आई क्रॉस आर भी लोगे तो भी जो वेक्टर मिलेगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगा, और एन के साथ उसका डॉट लेंगे तो 0 मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया आपको मैंने। इसमें दो टर्म हैं जो अपने को कई बार काम आते हैं। क्या दो टर्म है देखते हैं अभी। आप इसको नोट कर लें, जहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा है फर्स्ट लॉ, वहीं पे नोट कर लें इस बात को। जैसे बच्चों एक टर्म होती है यहाँ पे ग्रेजिंग इंसिडेंस, एक टर्म है ग्रेजिंग इंसिडेंस। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेजिंग इंसिडेंस? समझते हैं इसको। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 180 हो, अप्रोक्सीमेटली 180 हो, तो इसको कहते हैं अपन, सॉरी 90 हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो, अप्रोक्सीमेटली कितनी हो? 90, तो इसको कहते हैं अपन ग्रेजिंग इंसिडेंस। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। लेट अस से ये कोई सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं, स्मूथ सरफेस है, और यहां पर इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट की,
इस पॉइंट पर कोई रे इंसिडेंट किया है मैंने इस तरह से, ये है इंसिडेंट रे। अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा बच्चों, तो ये क्योंकि ये स्फेरिकल है तो नॉर्मल कुछ यूं ड्रॉ होगा, ये नॉर्मल हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल। आप देख सकते हो बच्चों ये 90 डिग्री है इंसिडेंट एंगल और ये नॉर्मल के बीच से, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 90 के बराबर है, आई इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 90। तो ये आर भी 90 होगा तो ऐसे का ऐसा ही चल जाएगा, आई मस्ट बी इक्वल टू आर, तो ये आर भी 90 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया ग्रेजिंग इंसिडेंस, ऐसा लगता है जैसे मानो रे इस सरफेस को टच करके एकदम से निकल गई हो, तो ये हो गया ग्रेजिंग इंसिडेंस। एक होता है नॉर्मल इंसिडेंस, एक टर्म और है बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस। क्या होता है इसका मतलब ये भी समझ लेते हैं, कई बार शब्दों का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल इंसिडेंस, हालांकि नाम से ही समझ में आता है नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो अगर किसी सरफेस पर, लेट अस से ये सरफेस है स्मूथ सरफेस और इस पे रे यूं गिर रही है परपेंडिकुलर नॉर्मल के अलोंग, नॉर्मल के अलोंग परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही हो रे, तो ध्यान रखना यहाँ परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किए तो आई 90 नहीं है, आई 0 है। इस केस में आई 0 है, क्यों? आई किसके किसके बीच का एंगल होता है? आई होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और वो नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट किया है मैंने, नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट कर दिया है, तो आई बनेगा ही नहीं क्योंकि इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट है, तो आई 0 हो गया, तो आर भी 0 होगा, आर भी क्या होगा? 0। तो रे ऐसे जाएगी टकरा करके वापस रिट्रेस कर लेगी पाथ अपना। तो जब भी, क्योंकि आर को 0 होना है, आर 0 कब होगा? जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अलोंग हो, इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग, तो आई 0। आर 0 कब होगा? जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अलोंग हो, तो आर 0 होगा। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, आई और आर, यू आई और आर। तो आप देख सकते हैं पाथ रिट्रेस हो गया। कभी भी सवाल में ऐसा लिखा हो कि पाथ रिट्रेस कराना हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो रे जो है उसका नॉर्मल इंसिडेंस अगर हुआ, सरफेस पर कैसा इंसिडेंस हुआ? नॉर्मल, तो पाथ रिट्रेस हो जाएगा रे का। तो ये दो बातें जो कई बार यूज होती हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस में आई और आर 90 के लगभग और नॉर्मल इंसिडेंस में आई और आर 0 के बराबर। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो अपने को कई बार यूज आएंगी। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे ये बोलूं कि एक टर्म है यहाँ पे डेविएशन, उसको भी समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन। अब आगे अपने को उसी पे काम करना है, डेविएशन को ही समझना है। एक टर्म समझेंगे आज वाले लेक्चर में अपन, पहला लेक्चर है, आसान आसान बातें ही करेंगे, ज्यादा टफ बातें नहीं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन जैसी बातें। डेविएशन, रिफ्लेक्शन वाले फिनोमिना में डेविएशन के बारे में बात करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? भी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये बात कर रहे हैं डेविएशन की। तो बच्चों ऐसे समझो, जैसे मान लो एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, और इससे रिफ्लेक्शन की बात करनी है। तो एक लाइट रे आती है यहाँ पे, टकराती है, और टक्कर के बाद रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट रे यूं चली गई। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल और ये एंगल बराबर है आपस में, दिस इज आई, ये आर है, ये भी आई के बराबर है। तो जो डेविएशन का क्या मतलब है, इसको हम डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं डेविएशन। डेविएशन का मतलब है कि लाइट रे अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आता, तो मानते हो वो स्ट्रेट लाइन में चलती रहती, ऐसा ये वाला पाथ फॉलो करती। कब? जब रिफ्लेक्शन नहीं हुआ होता, इस सरफेस से वो नहीं टकराती। लेकिन रिफ्लेक्शन के वजह से रे का पाथ चेंज हो गया, वो अपने पाथ से डेविएट कर गई। तो वो अपने पाथ से कितना एंगल घूम गई, कितना डेविएट कर गई, इसी को कहते हैं अपन डेविएशन, उस एंगल को कहते हैं अपन डेविएशन। दिस इज डेविएशन। तो इसको मेजर कर सकते हैं, एंगल को आई के टर्म्स में लिख सकते हैं। आप देखो जो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना है बच्चों? 180 डिग्री। और ये एंगल कितना है? यहां से यहां तक का एंगल आप चेक करो तो ये है 2i। तो डेविएशन कितना आएगा बच्चों? डेविएशन आ जाएगा पाई माइनस 2i। पाई इज टोटल एंगल 180 डिग्री, उसमें से ये 2i सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो डेविएशन कम्स आउट टू बी पाई माइनस 2i। बट यहां पर एक बात आती है, सेंस ऑफ डेविएशन। कई बार ऐसे टर्म्स होते हैं, सेंस ऑफ डेविएशन। सेंस ऑफ डेविएशन का मतलब है क्लॉकवाइज हुआ है ये डेविएशन या एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। तो आप देखें रे यूं जा रही थी और यूं घूमी, तो
ये है एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डेविएशन की वैल्यू ये होगी, किस सेंस में बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर मैं इसी डेविएशन को क्लॉकवाइज मेजर करूं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे? क्लॉकवाइज यूं कि रे यूं जा रही थी, पर यूं घूमता हुआ नहीं मान करके इसको यूं घूमता हुआ मानूं। फिर से देखो, रे यूं जा रही थी तो ये, या तो मैं इसको ऐसे घूमता हुआ मान लूं, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन। एक होता है क्लॉकवाइज डेविएशन। तो अगर आप क्लॉकवाइज देखोगे तो डेविएशन क्लॉकवाइज की वैल्यू, इसको मैं यहां पे दिखाते हैं इस तरह से, डेविएशन लिखा, ऐसे एरो बनाया, मतलब डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज, डेविएशन क्लॉकवाइज। इसमें अगर डेविएशन आप क्लॉकवाइज देखोगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा कि रे यूं जा रही थी और घूमते हुए इतना एंगल घूम गई, ये इतना एंगल घूम गई। तो ये एंगल कैसे निकालूंगा मैं? ये पूरा एंगल, ध्यान से देखो कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक का एंगल। तो ये पूरा 360 है, उसमें से ये वाला वैल्यू घटा दो, ये पूरा 360 है, उसमें से ये वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी पाई माइनस 2 आई। तो पूरे 2 पाई में से ये वाला वैल्यू हटाओ तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 आई, दिस विल बी पाई प्लस 2 आई। ये क्लॉकवाइज सेंस में डेविएशन है, क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने को मेंशन करना पड़ता है, या साइन दिखा दो। आप किसी एक सेंस को पॉजिटिव मान लो तो दूसरे सेंस को नेगेटिव। जैसे मान लो मैंने क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना है तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानूंगा, तो मैं बोलूंगा पाई माइनस 2 आई नेगेटिव में क्लॉकवाइज, और अगर मैं लिखूं पाई माइनस 2 आई पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव मान सकते हैं सवाल करते वक्त, या आप अलग से मेंशन करें क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये डेविएशन वाली चीज आप नोट कर लें, ये डायग्राम बना लें, ये सब नोट कर लें अपने नोटबुक पर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर कितने रिफ्लेक्शन हुए बच्चों? सिंगल रिफ्लेक्शन में डेविएशन देखा मैंने। मान लो एक से ज्यादा डेविएशन अगर हो रहे हो, इसको हटाता हूं मैं यहां से, आई होप आपने नोट कर लिया हो, नहीं किया हो तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट करें। तो अभी इसमें अपन मल्टीपल रिफ्लेक्शन अगर हो रहा हो तो डेविएशन कैसे देखेंगे, मैं उसकी बात करने वाला हूं। अभी जो मैंने बच्चों फिगर बनाया था उसमें डेविएशन जो हो रहा था वो एक सिंगल रिफ्लेक्शन में देखा हमने डेविएशन को, एक सिंगल रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ। अगर रिफ्लेक्शन एक से ज्यादा बार हो रहा हो, जैसे कि यहाँ डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, यहाँ ध्यान से देखो आप। जैसे एक बार रे ऐसे जा रही है, यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शन हुआ और रे यूं मुड़ गई। यहाँ पे सरफेस कैसा है मुझे नहीं पता, दिखा भी नहीं रखा, बस डेविएट होने के बाद रे यूं जा रही है ये बता रखा है। और यहाँ पर जो रे ऐसे जा रही थी, डेविएट होकर इतना एंगल घूम गई, लेट अस से ये है डेविएशन 1। फिर रे यूं जा रही है, यहाँ पे फिर से रे टकराती है और इसका डेविएशन होता है और रे यूं घूम जाती है, लेट अस से। यहाँ पर जो डेविएशन आता है लेट अस से वो दिया हुआ है del 2। फिर से यहाँ पे रे टकराती है, इधर मुड़ जाती है लेट अस से, और यहाँ पे जो डेविएशन हुआ है वो है del 3। एक बार और यहाँ पे डेविएशन होता है और लेट अस से यहाँ पे डेविएशन होता है del 4। तो अगर मैं नेट डेविएशन पूछूं, नेट डेविएशन, डेविएशन नेट, डेविएशन नेट, तो आप कैसे आंसर कर सकते हो? आप इसको एक सेंस को क्लॉकवाइज मान को आप चाहो तो पॉजिटिव मान लो, तो एंटी क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव मानो। ध्यान रखो जो यहाँ सरफेसेस नहीं दिखाए हैं मैंने यहाँ पर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और सिर्फ डेविएशंस दिखा रखे हैं, del 1 del 2 del 3 del 4 आर डेविएशंस। इस वाले रिफ्लेक्शन में del 1 का डेविएशन आया, तो ये कैसा आया? क्लॉकवाइज आया कि एंटी क्लॉकवाइज? तो आप देख सकते हैं रे यू जा रही थी, यू घूम गई, क्लॉकवाइज डेविएशन del 1। तो मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर मैं क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं और एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव साइन असाइन कर रहा हूं। तो अगर मैं नेट डेविएशन देखूं तो हर डेविएशन को जोड़ूंगा तो जाके नेट डेविएशन आएगा, साइन के साथ जोड़ूंगा। तो इसकी बात करें अगर, तो ये कैसा डेविएशन है जो क्लॉकवाइज, तो प्लस del 1। फिर यहां पे देखो जो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस del 2। फिर यहां देखो जो ये अगेन क्लॉकवाइज है तो प्लस del 3, एंड अगेन ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस del 4। तो ये है नेट डेविएशन बच्चों इस वाले केस में, दिस इज द नेट डेविएशन। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो इस तरह से आप नेट डेविएशन चेक कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं यहीं पर, इस पे छोटा सा एग्जांपल आप यहीं पे इसको करें सॉल्व। लेट अस से बच्चों कि अपने पास एक
ऐसा अरेंजमेंट है कि दो सरफेसेस हैं अपने पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इंसिडेंट रे यूं है, ये इंसिडेंट रे, लेट अस से ये एंगल थीटा है, फिगर में दिखा दिया मैंने, इसको नहीं दे करके ये लेता हूं, ये एंगल थीटा है, लेट अस से नॉर्मल के साथ जो एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री है, दो सरफेसेस हैं। तो ओवरऑल डेविएशन आपको बताना है कि ओवरऑल डेविएशन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो अगर इस थीटा की वैल्यू को भी दे देते हैं 45 डिग्री है, लेट अस से थीटा की वैल्यू 45 है, एंड नेट डेविएशन बताना है आपको, सारे रिफ्लेक्शंस हो जाएं उसके बाद नेट डेविएशन क्या होगा। तो पहले आप स्क्रीन को पॉज कर लें एक बार और खुद से ट्राई करें सवाल को, फिर सोल्यूशन वाले पार्ट को देखें। एकदम आसान आसान बातें कर रहे हैं अपन, एक भी टफ बातें नहीं कर रहे, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी बातें कर रहे हैं, आज ऑप्टिक्स का पहला दिन है इसलिए एकदम आसान आसान बातें। तो जो पहले आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराएं, यहाँ पे डेविएशन देखें, यहाँ डेविएशन देखें और नेट डेविएशन निकालें, स्क्रीन को पॉज कर लें और फिर करें। मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हटा करके। आई होप आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा, उसके बाद मैं सोल्यूशन वाले पार्ट पे आ रहा हूँ। तो जैसे कि बच्चों अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन होता है, ये एंगल 45 है, तो 45 पर ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाएगा और वापस से यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इस वाले सरफेस के लिए ये रे इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये 45 है, ये 45 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया 45 45, तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 90 और ये भी 45 हो जाएगा। अब ये पूरा एंगल 90 है और ये 45 है, तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। फिर फर्दर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा बच्चों और इस तरह से रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी कितने एंगल पर, 45। तो अगर मुझे नेट डेविएशन निकालना है तो मैं यहाँ का डेविएशन देखता हूँ पहले तो यहाँ पर रे यूं जा रही थी और यूं घूम गई, तो यहाँ पे डेविएशन को बोलता हूँ मैं del 1, इस डेविएशन को बोलता हूँ मैं del 1। यहाँ पे रे यूं जा रही थी और यूं घूम गई, del 2। तो del 1 del 2 लिखता हूँ मैं साइन के साथ, लेट अस राइट del 1। del 1 में कैसे लिख सकता हूँ, del 1 होगा ये पूरा एंगल, आप देखो ये पूरा एंगल 180 है और आई दो बार सब्ट्रैक्ट करो 180 में से, तो पाई, ये पूरा एंगल देखो, पाई माइनस 2i, आई कितना है बच्चों 45, तो डेविएशन में आएगा पाई माइनस 2i, तो ये हो जाएगा पाई दैट इज 180 डिग्री एंड i इज 45, तो 2 into 45 इज 90 विच कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। इसका सेंस देखें बच्चों, इसका सेंस है एंटी क्लॉकवाइज, मैं एंटी क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव मान लेता हूँ। लेट अस से एंटी क्लॉकवाइज को मैंने इस वाले सवाल के लिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ जानता हूँ पॉजिटिव माना मैंने। अब del 2 लिखता हूँ बच्चों, del 2 ये वाला डेविएशन, यहाँ पे रे यूं जा रही थी और यूं घूम गई, ये del 2 जो है वो अगेन एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, मैंने इस क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रखा है। तो ये वाला एंगल कितना चेक करें आप, तो ये रे ऐसे जाती पर घूम के यूं हो गई, तो ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, ये पूरा एंगल है यहां से लेकर के यहां तक का 180, उसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, 2i सब्ट्रैक्ट कर दें, 180 माइनस 2i, तो ये डेविएशन आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा फिर से वही 180 माइनस 2i, i 45 है तो 90, दिस कम्स आउट टू बी 90। अब del 1 प्लस del 2 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा डेविएशन 180, और क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया है और पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब हमारा नेट डेविएशन इज एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, ये हमारा इसका आंसर है। अब आगे मूव करते हैं, थोड़े मोड़े और चीजों को सीखते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं बच्चों डेविएशन को समझने के लिए, सिंपल सा एग्जांपल है, उसी को पहला लेक्चर है इसलिए मैं बहुत आसान आसान चीजें कर रहा हूँ और छोटे छोटे एग्जांपल्स जानबूझ के ज्यादा ले रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाए। लेट्स से एक रे ये है और ये रे यूं आ रही थी, पहले तो हॉरिजॉन्टल आ रही थी पर कुछ रिफ्लेक्शन हुआ और ये यूं घूम गई। यहाँ पे सरफेस, किस सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है मैंने वो नहीं दिखा रखा, मैंने बस डेविएशन शो कर रखा है। ध्यान रखना बच्चों, मैंने सरफेस और नॉर्मल वगैरह नहीं बनाया, हो सकता है सरफेस कुछ यूं हो और ये ऐसे, पर मैंने सरफेस को बनाया ही नहीं है। और यहाँ पे जो एंगल है 60 डिग्री घूम गया यहाँ पे। इसके बाद फर्दर ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है और कुछ 80 डिग्री घूम जाता है ऐसे। यहाँ पे सरफेस यूं है, कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, मुझे नहीं पता। ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल है, जरूरी नहीं है, वो कैसा भी हो सकता है सरफेस।
और ये फाइनल रे है इनसे। तो आपको डेविएशन कैलकुलेट करने को कोई बोल दे कि कैलकुलेट नेट डेविएशन, तो कैसे करेंगे वो यूं करेंगे अपन कि जैसे ये एक रे है, हॉरिजॉन्टल है ये रे, और सिक्सटी डिग्री घूम गई, तो यहाँ पे डेविएशन 60 डिग्री है। किस सेंस में बच्चों? तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ पहले तो, एक डेविएशन यहाँ सफर हुआ, एक डेविएशन यहाँ सफर हुआ, del 1 प्लस del 2। मैं क्लॉकवाइज को मान रहा हूँ पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को मान रहा हूँ नेगेटिव। तो डेल लिखता हूं मैं, del 1 है क्लॉकवाइज सेंस में 60 डिग्री, आप देख सकते हैं, तो मैं प्लस 60 लिख लेता हूँ, प्लस 60 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस। और ये रे यूं जा रही थी पर यूं घूम गई, तो ये 100 डिग्री का डेविएशन है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं समझता हूँ -100 डिग्री, क्योंकि माइनस क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज 100 है, आप चेक कर सकते हो। तो नेट आंसर आया -40 डिग्री। तो इसका मतलब इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना, 40 डिग्री। तो ओवरऑल डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 40 डिग्री हुआ है। या इसी को आप क्लॉकवाइज कन्वर्ट कर लो, 360 से सब्ट्रैक्ट कर लो कि एंटी क्लॉकवाइज 40 है, तो क्लॉकवाइज अगर लिखना हो तो इसी को आप लिख सकते हो क्लॉकवाइज में 360 माइनस 40 विच इज 320 डिग्री। तो बच्चों ये हो गया डेविएशन। डस्टर से मैं इसको साफ करता हूँ और आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो एक एग्जांपल और, अभी हम डेविएशन की बातें कर रहे हैं, ये सब एग्जांपल जो डेविएशन वगैरह पढ़ा और रिफ्लेक्शन की जो छोटी मोटी बातें हैं इनको ही समझने के लिए है बस। तो जैसे एक एग्जांपल ये करते हैं, अपने पास दो सरफेसेस हैं और या दो मिरर्स हैं, ऐसा बोल लो आप, दो मिरर्स हैं। मिरर्स से अब आपको यही समझना है बस कि दो प्लेन स्मूथ सरफेसेस हैं। मिरर के बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में, अभी हम मिरर की कोई प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर रहे, बस एक स्मूथ सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन हो जाए वैसे सरफेस ले रहा हूं। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है, ऐसा मान लेते हैं, इंसिडेंट रे शोन है यहाँ पे फिगर में कि एक इंसिडेंट रे है अपने पास, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री पे फॉल हो रहा है और मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। आपको थीटा की वैल्यू बतानी है सो दैट लाइट रे retraces its path after टू रिफ्लेक्शन। दो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर ले। तो जैसे बच्चों, जैसे दो रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस करने से आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब है कि पहला रिफ्लेक्शन हो फिर दूसरा रिफ्लेक्शन हो। पहला रिफ्लेक्शन तो यहां से होगा, इस वाले सरफेस से दिख रहा है, रे इस पे इंसिडेंट है, और फिर दूसरा रिफ्लेक्शन इस वाले सरफेस से होगा। तो जब इस वाले सरफेस से दूसरा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो उस पर रे नॉर्मल इंसिडेंट हो, उस पर रे नॉर्मल इंसिडेंट हो। जैसे कहने का मतलब, मैं छोटा सा डायग्राम से समझाता हूं आपको। जैसे मान लो रे ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते करते मिरर पर यूं गिर जाए, पहले ये पाथ फॉलो किया, फिर यहाँ पे टकराया, इधर आ गया, यहाँ कोई सरफेस होगा, फिर यहाँ पे टकराया, रे इधर आ गया, फिर यहाँ टकराया, रे फाइनली यहाँ आ गया, और इस पे जब गिरा तो परपेंडिकुलर नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। तो जैसे ही यहाँ परपेंडिकुलर गिरेगा, रे यहीं से पाथ रिट्रेस करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे गिरा, फिर वापस इसी पाथ से पीछे जाएगा, फिर यूं, फिर यूं और फिर यूं। तो जहां पे भी नॉर्मल इंसिडेंस होगा वहां से पाथ रिट्रेस करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को कि पाथ रिट्रेस कब हो? दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद। तो पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, दूसरा रिफ्लेक्शन इससे होगा, तो इससे जैसे ही रिफ्लेक्शन हो पाथ रिट्रेस होना स्टार्ट हो जाए, मतलब सेकेंड रिफ्लेक्शन जब हो रहा होगा तो रे इस पे नॉर्मल इंसिडेंट हो जाए, ये कहने का मतलब है। आपको इसके लिए थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अभी एक सवाल मैं करके दिखा रहा हूं, आप इसको चुपचाप देखो, फिर इसके बाद दो सवाल ऐसे और हैं जो आप खुद से ट्राई करना। तो पहले अभी इसको मैं करके दिखाता हूं, आप चुपचाप सुनो इसको पहले।
तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, इसके बाद रे यूं चली गई, ऐसा मान लेता हूँ, सेकेंड रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस तब होगा जब यहाँ पर इंसिडेंस होगा नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी हो गया 60, सॉरी 60, और ये नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। ये 30 है और ये 90 है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ ज्योमेट्री लगा करके हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तुम्हारा फाइनल आंसर आया थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ये एग्जांपल तो मैंने करके दिखा दिया, आप सेम एग्जांपल को रिपीट करो, खुद से ट्राई करो। इसी में 2 के बदले में 3 कर देता हूं, 3 रिफ्लेक्शंस। आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस, या रिफ्लेक्शन है ये, पाथ रिट्रेस है, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम सवाल, बस यहाँ पे मैंने 2 के बदले क्या कर दिया बच्चों, 3। तो मैं वापस से डायग्राम बना देता हूँ, आप चाहो तो पहले स्क्रीन को पॉज करके इसके सोल्यूशन वाले पार्ट को नोट कर लो, फिर क्वेश्चन चेंज करना, वापस से सवाल लिखना, 3 रिफ्लेक्शन लिखना और फिर खुद से ट्राई करना सवाल। सवाल क्या है कि 3 रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस होना चाहिए। अच्छा, 2 रिफ्लेक्शन वाले में आंसर कितना है, 60 डिग्री। तो 2 रिफ्लेक्शन में पाथ रिट्रेस कराने में जो थीटा निकल के आया वो 60 डिग्री निकल के आया। अब मैंने नया सवाल दिया आपको, नए सवाल में मैंने क्या दिया, इसको हटा देता हूं मैं यहां से, सेम है बिल्कुल, सब कुछ सेम। यही 2 सरफेसेस हैं, 2 मिरर्स हैं, इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना अपने को। ये एक मिरर हो गया और एक मिरर ये हो गया, और इनके बीच का जो एंगल है बच्चों वो है थीटा। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा अगर हमें पाथ रिट्रेस कराना है 3 रिफ्लेक्शन के बाद। ये एंगल जो इंसिडेंट एंगल है इस वाले रे का वो 60 डिग्री गिवन है। तो आप पहले स्क्रीन को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, 2-4-5 मिनट सवाल पे दें और फिर सोल्यूशन वाले पार्ट को यहां से देखें। तो मैं सीधा सोल्यूशन वाले पार्ट पे आता हूं, ऐसा एज्यूम करते हुए कि आपने खुद से ट्राई किया होगा सवाल को। तो इस बार सेकेंड रिफ्लेक्शन पर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेकेंड रिफ्लेक्शन पर ही नॉर्मल इंसिडेंस हो गया तो वहीं से पाथ रिट्रेस हो जाएगा। पर अपने को क्या चाहिए, तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस कराना है। तो यहां से टकराने के बाद लेट अस से रे यहां गई, पर यहां पर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं हुआ। अच्छा बच्चों आप बताओ, यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो रे फिर उसके बाद कहां से रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद फिर यहां से होगा। पहले यहां से हुआ, रे टकरा के इस मिरर पे गई, फिर से टकरा के इस मिरर पे आएगी। तो जब ये हुआ फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये हुआ सेकेंड रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे लेट अस से, उसके बाद रे यहाँ गिरी, और जब रे इस पर गिरेगी तो कैसे गिरेगी, नॉर्मल इंसिडेंस। अब देखो क्या होगा कि रे पहले यहाँ पे आई फर्स्ट रिफ्लेक्शन, दूसरे पे 90 डिग्री पे नहीं गिरी, मतलब नॉर्मली नहीं गिरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 नहीं है। ध्यान रखना, नॉर्मल इंसिडेंस में नॉर्मली गिरती है रे। तो सरफेस से रे 90 डिग्री बनाती है, पर नॉर्मल के साथ रे 0 डिग्री बनाती है। तो नॉर्मल इंसिडेंस में हम कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। सरफेस के साथ एंगल 90 डिग्री है, वो एक अलग बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ नापा जाता है। तो यही इंसिडेंट रे, यही नॉर्मल, यही इंसिडेंट रे, उनके बीच का एंगल 0। पर यहां पे नॉर्मल नहीं, यहां पे नॉर्मल होना चाहिए, यहां पे नॉर्मल इंसिडेंस, यहां पे टकराना, यहां पे पहला रिफ्लेक्शन, ये दूसरा, यहां पर नॉर्मली नहीं गिरी रे, यहां पर नॉर्मली गिरी, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस होना चाहिए। तो यहां पर एंगल, यहां पे ये नॉर्मल नहीं है, ये तो इंसिडेंट रे, यहां पर कुछ नॉर्मल ऐसा बनेगा। तो देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ये 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री। अब ये 90 है, ये 30 है, तो बच्चों ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 हो जाएगा। ये 60 है तो इसको आधे आधे बांट लें, 30-30, ये नॉर्मल बनाया मैंने, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो पहले आप, जहां पर भी रिफ्लेक्शन शो करना हो नॉर्मल ड्रॉ कर लो। तो ये 30, ये 30। अच्छा ध्यान से देखना बच्चों, ये 30, ये नॉर्मल वाली लाइन है। मानते हो नॉर्मल वाली लाइन का एंगल इस सरफेस के साथ ओवरऑल 90 होगा, और अगर इतना सा, ये पूरा कितना है 60, उसका आधा ये कितना है 30, ये 30 है तो ये कितना होगा 60। तो अब ये ट्रायंगल को देखो, 60 ये 90, तो ये कितना होगा बच्चों, ट्रायंगल का सम, सारे एंगल का सम 180 होता है, तो उससे ये एंगल निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। तो
ये है इसका आंसर। आप देख सकते हैं किस ज्योमेट्री से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और लेवल आगे बढ़ते हैं, आप सेम क्वेश्चन को सॉल्व करो 4 रिफ्लेक्शंस के लिए। मैं सवाल को यहाँ लिख देता हूं कि सेम क्वेश्चन सॉल्व करो 4 रिफ्लेक्शन, पाथ को रिट्रेस कराना है, 4 रिफ्लेक्शंस के बाद पाथ रिट्रेस हो। इसको सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो, और फिर यहाँ पे मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर से क्वेश्चन को लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो बच्चों यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है कि ये 2 सरफेसेस है अपने पास, और ये इंसिडेंट रे, और ये एंगल है 60 डिग्री। और क्या निकालना है आपको? मिरर्स के बीच का एंगल थीटा। यू हैव टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन द मिरर्स। क्या एंगल है मिरर्स के बीच का, ताकि ये जो रिफ्लेक्शन चौथे रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस हो जाए। तो अभी हमने पहले 2 रिफ्लेक्शन वाला किया, फिर 3, इस बार 4। तो 4 रिफ्लेक्शन के बाद अगर अपने को पाथ रिट्रेस कराना है तो अब कैसे करेंगे सॉल्व? तो उसको अपन ऐसे सोच सकते हैं अपन कि वैसे ही एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर रे इस पे गिरेगी, सेकेंड रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद रे फिर इस पे गिरेगी, थर्ड रिफ्लेक्शन। अब आप खुद सोचो, इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर किससे होगा? फिर इससे होगा। तो इस पे चौथा रिफ्लेक्शन जब हो रहा हो तो रे नॉर्मली गिरे, तो चौथे रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस हो जाएगी। तो मैं आप पहले खुद से ट्राई करें, इसको भी स्क्रीन को पॉज कर लेना, खुद से ट्राई करें, और फिर सोल्यूशन वाले पार्ट को यहाँ से चेक करें। तो बच्चों मैं सोल्यूशन वाले पार्ट पे सीधा आता हूँ। थोड़ा सा ज्योमेट्री को ध्यान से देखें बच्चों। फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, उसके बाद रे यहाँ चली गई, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मली नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली गिर गई तो यहीं से पाथ रिट्रेस हो जाएगा। चौथे रिफ्लेक्शन पे पाथ रिट्रेस कराना है। फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद लेट अस से रे यहाँ गिरी, यहाँ भी नॉर्मली नहीं गिरी, अभी थर्ड रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। ये वाला रिफ्लेक्शन होने के बाद रे फिर यहाँ मूव करेगी, और इस बार फोर्थ रिफ्लेक्शन हो रहा है और रे परपेंडिकुलर गिर गई, ऐसा मान लेते हैं। तो यहां से पाथ रिट्रेस होगा। ये एंगल जो है बच्चों, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा है, दिस इज थीटा। तो थोड़ी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी यहाँ पे। 60 डिग्री है ये, आप पहले खुद से सॉल्व करें, स्क्रीन को पॉज कर लें, खुद से सॉल्व करें, और फिर सोल्यूशन वाले पार्ट को देखें, तभी कोई फायदा होगा। तो मैं सीधा सोल्यूशन वाले पार्ट पे आता हूँ। ये 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब आप देखो क्या 30 डिग्री लिखने के बाद अब हम ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री तो है नहीं। पिछले वाले सवाल में यहीं पे 90 बन गया था तो मैं आगे बढ़ गया था, एक यहाँ पे 90 नहीं तो मैं फंस गया। अब कौन सा एंगल आपको दिख रहा है? अब एक एंगल यहाँ 90 दिख रहा है, तो यहाँ से प्रोसीड करो। जैसे ये 90 तो ये भी 90, ये थीटा, ये 90, तो बच्चों बताओ ये एंगल कितना होगा? अच्छा एक और बात, जहां जहां भी रिफ्लेक्शन हुआ है हर जगह नॉर्मल जरूर ड्रॉ कर लें। जैसे यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा आपस में। अब तो इस एंगल को देखो, इस वाले एंगल को देखो बच्चों, इस वाले एंगल को, इस ट्राइंगल में आराम से, बड़े आराम से। ये एंगल कितना है बच्चों? थीटा। ये कितना है? 90। तो ये वाला एंगल होगा बच्चों 90 माइनस थीटा। अब ये नॉर्मल है, ये पूरा कितना है? 90। ये इस पे नॉर्मल है ना, नॉर्मल किस पर है? ये जो नॉर्मल है इस वाले सरफेस पर है, और ये एंगल आया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल मानते हो थीटा आ जाएगा। ये थीटा तो ये भी थीटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ आप, ये पूरा एंगल 2 थीटा हो गया, थीटा थीटा, और ये 90। तो बच्चों बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि ये 90 ये 2 थीटा, तो तीनों का सम 180 करोगे तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब अगेन ये नॉर्मल है, किस पे नॉर्मल है? इस पे। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम देखो, ये पूरा 90 होगा ना, ये नॉर्मल बनाया मैंने, ये नॉर्मल है। तो ये एंगल कितना है बच्चों? ये है 90 माइनस 2 थीटा, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल आ जाएगा 2 थीटा। फिर ये वाला भी कितना आ जाएगा? 2 थीटा। तो ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, ये 30 डिग्री। वैसे ही अब इस ये वाला एंगल देखो, ये नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल 90 होगा, ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 के बराबर करें, तो 2 थीटा प्लस 2 थीटा
फिर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये 30 डिग्री इक्वल्स टू 180। आप यहाँ से थीटा के वैल्यू निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 3 थीटा और वहां पे हो जाएगा 90 माइनस 30 इज 90, सॉरी 90 और ये 180 है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 90 और फिर 30 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जाएगा 60, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम कुछ एग्जांपल्स और लेंगे, देखते हैं। अभी इसको आप नोट कर लें सोल्यूशन वाले पार्ट को, फिर हम आगे बढ़ते हैं।